ओके, किसी को पिछली क्लास से कुछ पूछना है, पढ़ाया था उसमें से? वो तो सॉल्व कहाँ किया मैंने, किताब में है सवाल, वर्कड आउट एग्जाम्पल है, दिया था। तो वो तो अभी करेंगे ना डिस्कस। हाँ, वो तो दिया था मैंने प्रॉब्लम की, करेंगे। आइडिया दीजिए था ताकि आप लोग जब पढ़े तो ऐसा नहीं कि चल क्या रहा है समझ में ना आए। जो डिस्कस करेंगे तो पूछ लें। और कुछ? ठीक है, शीट वगैरह से मैं फेजर के सवाल आज मार्क करवा दूंगा, जहाँ थोड़ा फेजर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। और मैक्सिमम बच्चों के लिए आज एसएचएम खत्म हो जाएगा, फिर रिजिड बॉडी हुआ नहीं आपका। जिन 3 बच्चों ने रिजिड बॉडी पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है ना, तो आप लोग के लिए अगली क्लास में रिजिड बॉडी वाला एसएचएम अलग से करवा दें, ठीक है। बाकी द टफेस्ट इन मैकेनिक्स, क्यों मैकेनिक्स में जो सबसे टफ सवाल होंगे वो एसएचएम में मिलेंगे, है ना। तो अपन को क्या करना था डिस्कस? एससीबी के वर्क आउट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो वर्कड आउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आया पूछना है। वर्कड आउट एग्जाम्पल करने का तरीका ये नहीं होता कि उनको पढ़ ले। सही तरीका क्या था करने का? नोट करना। हाँ, बिना पढ़े कैसे नोट करो? ऐसे आंखें बंद करके। तो यदि पेन नहीं चलाया है तो आपने वर्कड आउट एग्जाम्पल नहीं किए। पढ़ाई मतलब सिर्फ पेन चलाना होती है। बिना पेन चलाए पढ़ाई बहुत बड़े जीनियस करते हैं, या फिर आपके जैसे लोग, राइट। अब आपको ये तो पता होगा, इसी आप लोग बहुत बड़े जीनियस में, राइट। दोनों बिल्कुल अपोजिट एंड पे होते हैं, बड़े जीनियस और बड़े वाले, राइट। किसने पेन चला के वर्कड आउट एग्जाम्पल किए हैं? ओके, पड़ोसी पड़ोसी को देख रहा है कि यदि ये हाथ उठाएंगे तो मैं भी उठाऊंगा, नहीं तो भाड़ में। ओके, चलिए। पहला वर्कड आउट एग्जाम्पल बड़ा आसान था, या थोड़ी सी भी तकलीफ हुई हो कुछ भी तो पूछ सकते हैं। इक्वेशन देके बेसिक बेसिक चीजें पूछी थी। कोई कंफ्यूजन किसी को फर्स्ट वाले वर्कड आउट में? इजीली निकल गया होगा। सेकंड वाले में अपन को एम्पलीट्यूड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, और मैक्सिमम फोर्स exerted by the spring on the block पूछा, यही है। बताओ, मैक्सिमम फोर्स कब लग रहा होगा? जब एक्सट्रीम पे होगा तो के ए हो जाएगा। कोई भी पार्ट इसका कुछ डिस्कस करने लायक लगे? ठीक है, तीसरा चौथा भी फॉर्मूला ही बेस्ड है बेसिकली। तीसरा तो, चौथा जो है इसने जिस तरह से बताया, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अच्छा तरीका फेजर से करते तो रहता। यदि आपसे अपनी इच्छा से गोला बन रहा था तो दैट्स गुड, और यदि आपसे अपनी इच्छा से गोला नहीं बन रहा था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बिना गोले के कर, ठीक है ना। पांचवा मैंने काफी हद तक इससे डिफिकल्ट सवाल क्लास में करा दिया है, कि नहीं करा दिया है? ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं चाहूंगा, अभी तक मैंने जो बहुत क्लियरली नहीं बोली थी, कि when we come across scenario like this, जो आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले पार्ट पे तो डिपेंड करती ही नहीं। मतलब यूनिफॉर्म फोर्सेस जो है टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते।
ठीक है बात? ओके देन 6th पे आ जाऊं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बता रखी है कि the highest point of the spring becomes unstretched, so that gives you hint about amplitude। कैसे? ये नेचुरल लेंथ पे पहुंच रहा है हाईएस्ट पे, मतलब ये जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट, राइट? और एक्सीलरेशन जीरो वाला पॉइंट तो उनको पता ही है x1, जहां पे kx1 वुड बी इक्वल टू mg। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड पता पड़ गया। एक बार एम्पलीट्यूड पता पड़ गया, ऊपर अपन को फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है, तो अपन मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा से निकाल सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रिलेशनशिप पता है ना, 2 पाई f, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना? एक सेकंड में कितनी बार होता है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। आई बोला जब स्प्रिंग इतनी स्ट्रेच्ड है तब कितनी होगी। अब थोड़ा ये समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसमें अपन ने निकाला है x1, राइट, विच इज 0.25। 0.25 ही आया ना एम्पलीट्यूड, तो भाई ये है 0.25। अब स्प्रिंग का स्ट्रेच है 0.2 और स्पीड पूछ रहा है। अब एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट कहां से नापना है? मीन पोजीशन से। आपको क्या प्रॉब्लम बेटे दोनों में, दोनों को? आपके हिसाब से आपका बुक है, आपके हिसाब से आपका बुक है। चलो, आई एम ट्रांसपोर्टेड बैक टू क्लास 1। आप दोनों का क्लेम ये है कि ये किताब आपकी है। आप सगी बहनें तो नहीं है ना, देख के लग जाएगा। तो सगी बहनों के केस में हो सकता है सेम माँ बाप है, उन्होंने मुझे दिलाई थी। ओके, इसमें नाम लिखा होता है किताब पे, सुहानी कुमारी। ये कौन है? आपका नाम क्या है? हैं? व्हाट इज योर नेम बेटा? आपका नाम क्या है? कंटिन्यू प्लीज। Please apologize to her. Have decency to accept your mistake. कहाँ था यार मैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से नापेंगे? मीन पोजीशन से। इस डिस्टेंस को यदि मैं s कह दूं तो वेलोसिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर का अंडर रूट इंटू ओमेगा। दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड इट आउट। शायद वर्मा जी ने भी यही किया होगा, राइट? तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं वर्मा जी ने लेवल बढ़ाते गए, फॉर्मूले से शुरू किए थे, यहां तक पहुंच गए। छठे में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। श्योर? नथिंग? किसी कुछ नहीं पूछना? ओके देन 8th पे आ जाऊं। तो 8th में पहला वाला तो बिल्कुल ही बकवास है, दूसरा वाला ही बहुत आसान है। बेसिकली जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा स्मॉल एम, उसको चलाने वाला कौन होगा? सिर्फ फ्रिक्शन। मैंने बताया भी था जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, राइट?
जिसका कोई नहीं होता उसका फ्रिक्शन होता है ना। भगवान वर्ड नहीं आता हमारे यहाँ पे, भगवान डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इफ देर आर गॉड, देर आर गॉड्स लाइक न्यूटन, फेरेडे, लियो मैसी, ये सब भगवान, ठीक है। God means something which you cannot explain by natural phenomena, right? So Michael Faraday you cannot explain, Leo Messi you cannot explain, Newton you cannot explain. So that is God, and they should be really existing. So these guys really exist. वो नकली वाला God proof नहीं है existence का, right? क्या हो गया? कोई disagreement? मेरे इस एक स्टेटमेंट से तुम एथीस्ट बन गई। मम्मी पापा इतनी बार तुम्हारे को भगवान करवाते रहे, पूजा करते, सब छोड़ दिया तुमने, है? सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना। क्या क्या? मैं पार्टिसिपेट करता हूँ पूजा में, बट विद एथीस्ट माइंडसेट। क्या हो? गॉड का तो नहीं, भूत तो तुमने देखा ही है ना। ये भूत से मिला हुआ है। इनके गांव में ये भूत से मिलता रहता था। कहा था मैं? हाँ, तो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो जो भी इसका फोर्स चाहिए होगा वो कौन सप्लाई करेगा? फ्रिक्शन। कितना दे देगा? m इंटू जो भी एक्सेलरेशन है, और एक्शन का फॉर्मूला तो अपने पास है ही, ओमेगा स्क्वायर एक्स। पुट करे जाओ, ए बी सी सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9 से बहुत डब तो मैंने क्लास में करा दिया था। मोमेंटम कंजर्व करो, नई एक्सट्रीम वेलोसिटी, नई मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, उसको ओमेगा से कर दो। ऐसे ही क्या होगा, इन्होंने सॉल्व, इन्होंने एनर्जी से किया है। उससे ज्यादा अच्छा तरीका सीधे ओमेगा कर देते उसको, ठीक है। 10वां बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आधा पार्ट एसएचएम होगा जब तक स्प्रिंग के कांटेक्ट में है, और आधा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये पार्शियली एसएचएम है, पार्शियली नहीं है। तो टेक्निकली इसको ऑसिलेशन भी कह सकते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल से 11वां भी आसान ही था, शो दैट वाला। हाँ, बोलिए। इन द एलिवेटर फ्रेम लिखा है, आप पढ़ लीजिए एक बार, लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। हाँ, लिखा है लास्ट लाइन में, इन द एलिवेटर, दैट मींस एलिवेटर फ्रेम, है ना। अभी एक और बच्चे ने ऐसा ही काम किया था, बिना चेक करे जबरदस्ती मान लिया कि कुछ और ने गड़बड़ करी होगी, है ना। आप सवाल में कर रही हैं, उसने फिजिकली ऐसा सोचा था, अरे तो चेक कर लेना चाहिए किसी के ऊपर भी कुछ भी कहने से पहले। क्या हो? मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जीवन की जो सीख मिली वो कह रहा हूं, मैं खुद भी करता हूँ ये गलती, राइट। बट आई हैव लग्जरी ऑफ स्टैंडिंग हियर एंड प्रोफेसिंग। एंड प्रीचिंग की ये गलतियां मत करा करो। क्या करते हो, क्लास में लेट आए और बिना आए कुछ पूछ लिया, या वटेवर, किताब नहीं लाए, पढ़ाई नहीं करी, नालायक हो, ये वो है विरुद्ध। आई कैन अफोर्ड दैट, राइट। चलो 12 पे आऊं। okay. ये पूरा ही समझा देता हूं मैं। तो अब आपको जो बोलना है बोलिए, ताकि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में उस चीज को भी ध्यान में रख लूंगा जो आप पूछना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इज द रियल थिंग जिस वजह से फिजिक्स चलती है, राइट, है ना। ये मैथमेटिकली प्रूव कर लिया आपने सब बातें। सॉरी नहीं, मैं पूछ, मैंने डांटा क्या?
मैंने पूछा है जो भी आप बोल रहे हैं सबको मैथमेटिकली प्रूव किया आपने या दिल की आवाज सुनी? अरे घबरा क्यों रहे बेटा, आंसर करो। मैथमेटिकली प्रूव कर लिया आपने कि प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है? ओके लेट्स ट्राई इट अगेन। मिस्टर वर्मा जी ने भी प्रूफ कर रखा है बहुत क्लियर कट। चलिए मैं फिर से एक बार कर देता हूँ प्रूफ। ओके इन्होंने वैसे प्रूफ किया हुआ है, लेट्स डू इट स्लोली। एक एक चीज लेता हूं मैं और यही प्रूव करूंगा कि ये प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, है ना, जब स्प्रिंग का कुछ एक्सटेंशन है तब की बातचीत करेंगे। ओके और पॉजिटिव डायरेक्शन भी ले लेते हैं ताकि सब चीजें तमीज से आ जाए। M1 M2 कह देता हूं मैं इसको, स्मॉल m छोटे m की जगह, ताकि वेरिएबल भी मैं क्लियरली लिख सकूं। ठीक है, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये अपनी पोजीशन जहां पे था वहां से x1 डिस्प्लेस्ड है, ये अपनी पोजीशन से x2 डिस्प्लेस्ड है, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन। ठीक है बच्चे, M1 की बात करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स है, तो फोर्स है माइनस के x1 प्लस x2। स्प्रिंग का फोर्स टोटल एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है, विच शुड बी इक्वल टू m1 d2 x1 बाय dt स्क्वायर। अब रुद्र ने जो कहा है अभी तक वो ये कहा है कि देखो सर, dx1 बाय dt स्क्वायर x1 के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। जो मैंने समझा बेटा वो बता रहा हूं ना। देखो फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में हम बोलते जरूर है, फिजिक्स की बातचीत जरूर करते, क्योंकि मैथ्स में बोल नहीं पाएंगे एक दूसरे से, है ना, बट जो फाइनल प्रूफ होता है वो मैथमेटिकल ही देना पड़ेगा हर चीज का, है ना। सो दिस इज व्हाट यू हैव। कोई तकलीफ यहां तक? तो रुद्र का कहना ये है कि देखो सर इसमें x2 आ रहा है, यही समझा, सही समझा मैं? तो ये SHM नहीं हो सकता है। परंतु ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट में लिखने जाऊं, आप लोगों ने पढ़ लिया सब लोगों ने, तो m1 x1 प्लस m2 इंटू माइनस x2 अपॉन m1 प्लस m2 यही आएगा। दैट वुड मीन कि x2 कैन बी रिटन एज x1 m1 बटा m2। इफ आई रिप्लेस इट हियर, आ तो गया x1 के प्रोपोर्शनल। यही वर्मा जी ने किया बात। बोलो भाई रुद्र, है सर, मतलब डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, बट थोड़ी मेहनत की तो दिख गया। तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का SHM कर रहे होंगे। दूसरे के लिए भी ऐसे कैसे किया जा सकता है? दूसरे के लिए करके दिखाऊं? तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का ऐसे SHM कर रहे हैं।
गॉट इट? बढ़ू बच्चों आगे? समझ में आगे? सवाल कर पाओगे इसको सॉल्व? तो इसके अंदर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगी। इनफैक्ट जो रिजल्ट आता है ओमेगा वो आता है √k/μ। म्यू आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा रिड्यूस मास के नाम से, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। और इसको आप रटना चाहे तो रट भी सकते। रिड्यूस मास अपन हाफ म्यू की रिलेटिव स्क्वायर करते थे यहाँ पे, वही चीज। यस, स्प्रिंग तोड़ के बीच में से you've changed the problem that was given। ये टेक्निक सस्ती किताबों में सिखाई जाती है, यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाती है। तो ओके, हाँ सही है, बट माय पॉइंट इज यदि आप इतना मोमेंटम हैंडल नहीं कर सकते तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गेट सेलेक्टेड इन जेईई विद गुड रैंक? इतना सा यदि आप मोमेंटम आपसे नहीं हैंडल होता, पॉइंट ये है कि वो ठीक है सोल्यूशन, बट इफ यू आर डूइंग इट बिकॉज आपसे मोमेंटम हैंडल नहीं होता, देन इट इज बैड। एज एन अल्टरनेट सोल्यूशन इट्स ओके, बट एज अ मेन सोल्यूशन इट्स नॉट ओके। नहीं समझ में आएगा, है ना? 13 छोड़ना था, पता नहीं मैंने बोला था कि नहीं। ठीक है, तो बस यहीं तक ही दिया था शायद। 21-22 तो भी पढ़ाना है मुझे, इसलिए पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज में से भी कुछ दिया था। ओके, तो एक्सरसाइज में सवाल बहुत खतरनाक है, और 4-5 सवाल तो ऐसे थे जो आपसे बिल्कुल हिले भी नहीं होंगे, समझ में भी नहीं आए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, और बस इतना ही है। फिर उसके बाद रिजिड बॉडी वाला सेक्शन तो अलग दुनिया है ही सही, तो वो इसके बाद करा दूं। ठीक है, तो पहले 11 में कुछ है? पहले 11 में कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहें, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे सवाल थे, बट आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ, यू आर फ्री टू आस्क। और पूछने का बेस्ट तरीका ये नहीं होता कि अपन अपने सॉल्यूशन की कॉपी देखें, बेस्ट तरीका ये होता है कि अपन अपनी किताब में मार्क करें कि ये सवाल पूछना है विद अ डाउट इन द साइड कि ये चीज पूछनी है, एंड विद द अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट में ये वाली स्टेप पे जाके अटक गए। ठीक है, नहीं पूछना, चलो। फोर्टीन 15 में से मैं ऐसा करता हूँ 15 बता देता हूँ, वो शायद ज्यादा तकलीफ दे। आइडिया वही सेम है कि कब अलग होंगे। जो ज्यादा तकलीफ दे पोर्शन होगा
वो सी वाला पार्ट ही होगा दोनों में, कब अलग होंगे या कुछ और है, वही है। ठीक है। तो अगेन इसमें दिल की आवाज भी सुन सकते हैं, रुद्र जैसे दिल की आवाज सुनी इन्होंने, थोड़ा सा हवा में कुछ लहरा रहा था, तो इन्हें दिल की आवाज सुनी कि ये भूत है, तो अब इनको भूत प्रेत भगवान आत्मा इन सब पे विश्वास हो गया। क्यों? दिल की आवाज सुनी, राइट, है ना? दिल की आवाज सुननी चाहिए आर्टिस्ट बनना हो तो। क्या बोलते हो रुद्र? है, नाराज हो गए हम? चाहिए ना दिल की आवाज आर्टिस्ट बनना। आर्टिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, पता है आपको? क्या नाम है आपका बेटा? है सर भव्या, सर भव्या नाम है, ओके। अच्छा भव्या नाम है, सर कॉमा भव्या नाम, ओके। आर्टिस्ट बनने से क्या फायदा होगा आपको पता है? ना ना, आर्टिस्ट बनने से ये होगा कि आप जिस चौराहे पे भूखे मरेंगे, आपके मरने के बाद उस चौराहे का नाम आपके नाम पे रख देंगे, भव्या चौराहा। समझ में आ रही बात? और आपके नाती पोते जो होंगे वो आपकी एक एक पेंटिंग बेच के रोल्स रॉयस और आइलैंड, समझ रहे हैं? दुबई में पेंट हाउस ये सब खरीदा करेंगे। और आर्टिस्ट खुद का क्या होगा बेचारे का? आर्टिस्ट भूखे मरते हैं, कौन कमाते हैं उनका? नाती पोते, राइट। तो अपने नाती पोतियों की इतनी कौन सोचता है? खुद बेचारा भूखे मर गया पेंटिंग कर करके, नाती पोते कमा रहे खूब। सही आइडिया है ना? सही आइडिया नहीं है? क्यों? है, खुद कमाना फिर तो दिल की नहीं दिमाग की सुननी पड़ती है ना। नहीं तो फिर अपन आर्टिस्ट बन जाए। चले, तो मैं 2 मिनट के लिए उस सवाल को छोड़ता हूँ, थोड़ा सा उससे डिफरेंट वर्जन लेता हूँ और फिर वापस उस सवाल पे आऊँ। ठीक है? अरेंजमेंट सारा वही है, अरेंजमेंट में नो चेंज। ये नीचे वाला ब्लॉक कौन सा है, M1 के M2? हाँ, ये M2। ठीक है, एक मिनट के लिए स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, लेट्स लीव दिस। मान लेते हैं इस M1 को कोई फोर्स हम लगा रहे हैं M1 से, ठीक है, और बाकी मैं एफबीडी बना रहा हूं, ठीक है। कोई इसमें दिल का यूज नहीं करूंगा, एफबीडी में क्या का दिल है, तो दिल है भाई एफबीडी में। एक नॉर्मल फोर्स इधर से लग रहा होगा, इसी नॉर्मल का थर्ड लो पेयर इस पे लग रहा होगा, और एक M2G साइन थीटा इधर लग रहा होगा, ठीक है कि नहीं? यही सब फोर्सेस लग रहे होंगे, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ वन यदि मैं लिखूं, ओके, कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव लेके लिख सकता हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो आप बोलेंगे उस तरफ पॉजिटिव लेके लिख दूंगा। ऊपर ले लू पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव लेके लिखता हूं, तो A1 वुड बी इक्वल टू F माइनस M1G साइन थीटा, ऊपर पॉजिटिव लिया ना अपन, ठीक है, माइनस N बटा M1। A2, A2 क्या होगा? N माइनस अपॉन M2। यही होगा, ओके। अब यदि कांटेक्ट में है तो ये दोनों इक्वेट कर लेंगे अपन, राइट। अब कांटेक्ट छूटने की कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल जीरो होना। तो A2 इज इक्वल टू A1 और नॉर्मल इज इक्वल टू 0। आप एक बार पुट करिए, बताइए एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? भाई मैथमेटिकली कर लो ना सॉल्व, पता तो है ही, कांटेक्ट छूटने पे नॉर्मल 0 होगा और उस मोमेंट तक एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा।
क्या जीरो आ रहा है? फोर्स जीरो आ रहा है। जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा था ग्रेविटी के अलावा वो जीरो होना चाहिए, राइट? तो एक्स्ट्रा फोर्स उस अरेंजमेंट में कौन लगा रहा है? स्प्रिंग फोर्स जीरो कब लगाएगी? नेचुरल लेंथ पे कि मीन पोजीशन पे? नेचुरल लेंथ पे जीरो लगाएगी। सो दैट शुड बी योर आंसर। वहां स्प्रिंग ऐड करके एसएचएम ऐड करके ये आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल रहा है। यही सवाल न्यूटन्स लॉ का होता तो आप सॉल्व कर लेते। स्प्रिंग और ये सब देख के अपन बेसिक्स भूल जाते। जबकि जिंदगी हर चीज में बेसिक का ही खेल होती है। मेरे जो टीचर थे, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हुई, कुछ हुआ इंस्टीट्यूट जब हम निकले बंसर क्लासेस में थे तब, कभी कुछ लफड़ा कभी कुछ लफड़ा, कभी पर्सनली मेरे पढ़ाने में या कहीं पर कुछ, उनके पास में कभी जाता, सर क्या करें, ये हो गया वो हो गया। पूरा सुनते थे, ऐसा करो तुम बहुत अच्छा पढ़ा। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाता था, उनका आंसर सेम होता था, क्या? और अच्छा पढ़ा। क्या हो गया है? सेम आंसर, सब प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन। बेसिक से ही रखो जिंदगी, प्रॉब्लम सबकी आती है, सॉल्यूशन एक ही है, अपना काम अच्छा करो। इसी तरह से बेसिक सही करो। बेसिक क्या है? न्यूटन लॉ है, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। बेसिकली मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरा सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? अच्छा पढ़ाने से मिलेगा। ऐसे आपको सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ मिल रहा? बेसिक्स में। उसमें चाहे स्प्रिंग लगा दो, चाहे हाथी लगा दो, चाहे कुत्ता लगा दो, चाहे गधा लगा दो, उसे क्या फर्क पड़ना है कुत्ता है, गधा है, स्प्रिंग है? अपन गधों की तरह डिस्कस कर रहे हैं कुत्ते का रंग कौन सा है, स्प्रिंग छोटी है कि मोटी है, गधा है कि खच्चर है, कौन से देश का गधा है, पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान का? भाई न्यूटन लो तो लगा लो पहले, हो गया प्रूफ। अब बहुत आसान है इसके आगे सवाल, मैं करके दिखाऊं? नहीं करके दिखाऊं? है जी भव्या जी, बता दूं? ओके। तो इसमें एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्प्रिंग पढ़ाते हुए आप लोगों को कहा था बार बार, कि देखो सब चीज नेचुरल लेंथ से काउंट होती है स्प्रिंग में। तो ये नेचुरल लेंथ है। अब ये सबसे पहले बात कर रहा है इक्विलिब्रियम में छोड़ दिया इसको, इक्विलिब्रियम में छोड़ दिया, इस दूरी को मैं x1 कह देता हूं। तो x1 जो होगा वो बिल्कुल ऑब्वियस है कि m1 प्लस m2g साइन थीटा अपॉन, या नहीं है ऑब्वियस? ये x1 होगा। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन 40A0 वाली पोजीशन है। कोई डाउट यहां तक? अब इन्होंने क्या बोला? द ब्लॉक्स आर पुश्ड फर्दर डिस्टेंस। कहां से? इक्विलिब्रियम से। मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या? टू x1, यहां से फर्दर डिस्प्लेसमेंट 2x1 किया, तो यहां वेलोसिटी आई 0। जीरो वेलोसिटी छोड़ी ना अपन ने, यहां से पुश किया तो जहां से छोड़ा होगा वेलोसिटी 0 रही होगी भाई। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड मिल गया सीधे सीधे, नहीं मिल गया? रख दो, रख दो, ठीक है कि नहीं? और हमें ये भी पता पड़ गया यहाँ पे होने वाला है सेपरेशन। इस समय वेलोसिटी पूछी है, एम्पलीट्यूड पता ही है अपन को 2x1, जिस जगह पे छोड़ रहा है वो, क्योंकि अपना तो डिस्प्लेसमेंट यहां से नपेगा, तो वहां तो इसकी पोजीशन x1 है, अंडर रूट इंटू ओमेगा। और ओमेगा भी मैं तो बोलता हूँ ग्रेविटी का तो टेंशन लेने का टेंशन है ही नहीं। क्या कर लेगी ग्रेविटी? ओमेगा पे तो असर डालेगी नहीं, मीन पोजीशन शिफ्ट करती है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फोर्सेस।
यूनिफॉर्म फोर्स तो मीन पोजीशन शिफ्ट करते हैं, ओमेगा पे तो असर डालते नहीं है, सीधे आप लिख सकते हो। यूनिफॉर्म फोर्सेस कैन शिफ्ट ओनली मीन पोजीशन। हाँ जी, बी वाला पढ़ के सुनाओ। एंड रिलीज्ड, क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा जोर से क्लियरली बोल दीजिए, एंड रिलीज का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट, ठीक है। भाई वो वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर करा लेना सब लोग। लगवा भी लिया? किसने लगवा लिया? अरे वाह, वेरी गुड। मेरे बेटे को आज लगवाना था, आज ही बुखार आ गया उसको, लगवा ही नहीं पाए। मेरे को लग रहा है कोविड वोविड तो नहीं है कहीं। इसी वाला कोविड तो यहीं तक ही असर करता है, जितनी भी रिसर्च आ रही है, लंग्स पे नहीं करता लोग। कल बुखार आ सकती है आप दोनों? नहीं आएगी? कब लगाया था आपने? नहीं आई आपको? तुमने कब लगाया? कईयों को नहीं आती है। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी फर्स्ट डोज के बाद। मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया मैंने। कोविशील्ड, कोवैक्सीन में नहीं हो रहा कुछ भी? अच्छा, किसी ने भी कोवैक्सीन लगाई, उसको किसी को कुछ नहीं हुआ? कोवैक्सीन इज एक्चुअली मच सेफर वैक्सीन देन एनी अदर वैक्सीन इन द वर्ल्ड इट्स, बिकॉज इट इज द टाइम टेस्टेड ओल्ड टेक्नोलॉजी। बस उसकी डोज ज्यादा नहीं बन सकती, प्रॉब्लम ये। सबसे पुराना वैक्सीन बनाने का जुगाड़ वही था दुनिया। हाँ भाई लोग, बढ़ू? 15 हो गया बच्चों? चलो, 16 भी बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं 16 को थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड पहले कवर करता हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 16 का बैकग्राउंड दूंगा, फिर आगे बात करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कहीं पर भी जीरो मानी जा सकती है, पता है ना आपको? उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो सकता है। du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस से हम लोग u2 माइनस u1 दो पोजीशंस का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, राइट? ठीक है कि नहीं बात? दो पोजीशंस के बीच का सिर्फ डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो एब्सोल्यूट ही होती है, तो जीरो, नॉट जीरो तो नॉट जीरो, गिवन फ्रेम, राइट? अब ये आपको याद होगा, अपन ऐसे पोटेंशियल जी का ग्राफ व्राफ बनाते थे। इसमें डिस्टर्ब करेंगे तो ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा, यही सब चीजें हैं, ठीक है ना? यदि हमने ये बोला कि किसी की टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट है, बिकॉज उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में यहां कहीं पे भी हो सकता है, राइट?
तो यही वाला पोर्शन वेरिएशन में काम आएगा। समझ रहे बात? मतलब अपन ने कभी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है हाफ kx स्क्वायर प्लस u नॉट। काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो वो अपना हाफ m v स्क्वायर आती है। v को यदि अपन ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर कर दें और जोड़ेंगे तो इनका सम हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट आ जाएगा। और यू नॉट तो आर्बिट्रेरली एडेड कांस्टेंट है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसलिए यदि कभी कोई बोले ऑसिलेशन एनर्जी तो वो यही कहलाती है, सिर्फ इतना पोर्शन। ये पोर्शन ऑसिलेशन एनर्जी नहीं कहलाता। ये टोटल एनर्जी में तो है, बट वो इस वजह से क्योंकि आपने अपना ओरिजिन इस तरह से शिफ्ट किया हुआ है, आपने वैल्यू कुछ का कुछ मान रखी है इस वजह से। अदरवाइज इट इज बेसिकली इट इज हाफ के स्क्वायर इज द ओनली एनर्जी दैट वेरीज। यू नॉट का तो कुछ होता नहीं है। यू नॉट क्यों आती है? या तो अपन ने ओरिजिन कहीं कुछ मान रखा है, ठीक है। बेसिकली जो मीन पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल अपन ने जीरो नहीं मान रखी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक की बात करते हैं वर्टिकल वाले केस में, ठीक है। ये x1 नीचे है, ये अपनी मीन पोजीशन है, ठीक है, या a नीचे बोल देता हूं उसको a, ठीक है बच्चों। नहीं a तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, x1 ही बोलता हूं, ये मीन पोजीशन है, सॉरी, है ना, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। अब यहां यदि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाऊं, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक तो हाफ के x1 स्क्वायर आएगी प्लस ग्रेविटी का भी तो फोर्स है। अब उसकी पोटेंशियल मेरी मर्जी आए जहां जीरो मान सकता हूं, कोई रोक थोड़ी सकता है कि यहां मानो वहां मत मानो। मेरी मर्जी है, मैं यहां जीरो मान के बैठ जाऊं, जहां फोर्स जीरो है तो यही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मैं यहां जीरो मान के बैठ जाऊं तो यहां पे माइनस mgx1 भी आ जाएगा। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, अब मैं इसको एम्पलीट्यूड कितना देता हूं वो पूरी अलग कहानी है। अरे इसको मैं एम्पलीट्यूड भी तो दे सकता हूं। अब एसएचएम करने का मैंने एम्पलीट्यूड ही इसको दिया x1/3। तो जो ऑसिलेशन एनर्जी वाला पार्ट होगा वो सिर्फ इतना होगा, और बची हुई जितनी भी मैंने मानी थी इसमें से वो फिक्स वाली वैल्यू रहेगी हर बार। नहीं समझेगा? मान लो मैं इसको x1/3 ऊपर ले जाके छोड़ दूं या x1/3 और खींच के छोड़ दूं, तो ऑसिलेशन एनर्जी तो ये रहेगी और बचा हुआ जितना भी हिस्सा है वो फिक्स वाला यू नॉट रहेगा। समझ में आ रही बात? घटा के देख लो बचे हुए में से, बचे हुए में से घटा के देख लो, सिंपल तो है। टोटल एनर्जी लो, टोटल एनर्जी कितनी होती है जो दिख रही है टोटल एनर्जी, दिस इज योर टोटल एनर्जी नाउ। ये लो और इसमें से ऑसिलेशन की एनर्जी घटा लो तो यू नॉट हो जाता है। सिर्फ एक कहने की बात, समझ में आई बात कि भाई ऑसिलेशन में कई बार क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यदि मीन पोजीशन पे जीरो ना हो, वो भी ला सकता हूं मैं कि मीन पोजीशन में जीरो ले आऊं। कैसे? यहाँ पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी मानूं कि ये और ग्रेविटी की पोटेंशियल जुड़ के जीरो आ जाए। अरे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लूं? इतनी कि इन दोनों का सम जीरो आ जाए। ऐसी जगह पे जीरो मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कर सकता हूं चाहे तो। नहीं आ रही मेरी बात समझ? फिर जितना मैं डिस्टर्ब करूंगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी दिखेगी। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फॉर्म में पोटेंशियल टोटल एनर्जी एसएचएम की दिख सकती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो एक्स लिखते हैं वो कहां से होता है? मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन पे जीरो नहीं थी पोटेंशियल एनर्जी, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आती रहेगी, और यही टर्म, यही वाली एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है काइनेटिक में, ये वाली काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी जो 16 है इसमें क्या पंगा चल रहा है? इसका जो BENF पार्ट है उसमें पंगा यही है
कि जो आपका F एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटी की तरह ही तो हो गया यूनिफॉर्म फोर्स। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल मैच ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इसको मान लो x1/3 करा, तो ये तो एक्सटेंशन होगा 2x1/3 और ये होगा 4x1/3। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल मैच हुई क्या दोनों केस में? यही रीजन है कि बी और ई का आंसर मैच नहीं हो रहा, या ई और एफ का नहीं हो रहा मैच। और बी का क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बी में जो एनर्जी दी हो तो ऑसिलेशन की एनर्जी दी है, वो अलग कहानी है, क्योंकि उस एफ का भी तो वर्क चल रहा है ना यूनिफॉर्म फोर्स का, इसलिए बी ई और एफ तीनों ही मैच नहीं हो रहे। लेकिन यदि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 हो तो दोनों एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैच हो जाएगी, फिर दोनों एक्सट्रीम पे मैच हो जाएगी, नहीं तो मैच नहीं होगी। तो ये बात है बेसिकली, ठीक है। इसलिए बी ई और एफ की वैल्यू मैच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका हाफ के एक्स, आपने मीन पोजीशन से x1 नीचे जाओगे या x1/3 नीचे जाओगे तो स्प्रिंग की एनर्जी अलग आएगी, ऊपर जाओगे तो अलग आएगी। स्प्रिंग की पोटेंशियल अपन नापते कहीं और से, स्प्रिंग की पोटेंशियल अपन मीन पोजीशन से नहीं नापते, नेचुरल लाइन से नापते, इस वजह से अलग आ रहा है। 16 में ये डाउट रहा होगा ना आप लोगों को, या कोई और डाउट था? हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने थोड़ा और डीप में ले लिया ताकि कभी और किसी सिनेरियो में आ जाए तो वो भी आप कवर कर सके। मानो सीधे पोटेंशियल का फंक्शन ही लिख के कोई दे दे, तब भी आना चाहिए ना अपन को करना ऑटोमेटिक। 17 तो बहुत आसान था, अपने सीरीज पैरेलल स्प्रिंग सबने पढ़ी हुई है। हाँ हाँ लिख। बढ़े आगे, पूछना है कुछ? चलिए, तो 19वां और 20वां समझा दो। हो गया 1920? हो गया, दैट्स ग्रेट यार। 17 पक्का नहीं पूछना है? ठीक है, 1920 में से एक बताऊंगा तो मैं 19 बता देता हूँ, ठीक है। 20 खुद करिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगेगा तो देख लेना, सकता हो सकता ना हो, सबके पास सप्लाई अलग अलग है ना। मैं स्प्रिंग को सीधा सीधा बना रहा हूँ, नहीं तो वो कर्वी बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं आपको। इसको पीछे कंप्रेस किया एक्स, ठीक है।
अब ये बहुत कम कंप्रेस किया, सवाल में लिखा हुआ दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि यदि ये पॉइंट O है तो अपन इसमें कितना एक्सटेंशन आया है ये निकालना चाहते हैं, फिर फोर्स एनालिसिस बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारा लॉजिक ये है कि यदि मैं इस O से एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस पे P, तो ये जो पॉइंट है लेट्स कॉल इट A, AO is almost equal to AP. That would mean कि ये जो x1 है यही एक्सटेंशन है इस स्प्रिंग का, श्योर, ओके। ये 45 डिग्री पे था, ये जो ट्रायंगल बनेगा अंदर से वाला एंगल 45 माइनस थीटा बनेगा, जहां पे ये x है, तो x cos 45 माइनस थीटा इज x1, लेकिन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन से x1 इज x by √2। आप बहुत ध्यान से हाँ भर रहे हैं लिखने की जगह, इतना देख के समझ में आ जाता है आप लोगों को, तो आप जीनियस से जस्ट अपोजिट साइड क्यों होते हैं? क्या आपको किसी ने बोल दिया आप जीनियस है? साथ साथ लिखना होता है। आगे बढ़े। ओके देन, अब इधर जो स्प्रिंग थी एक तो उसने फोर्स लगाया होगा kx, एक इन स्प्रिंग्स ने फोर्स लगाया होगा kx1, 45 सॉरी ऑलमोस्ट थीटा है, ये तो थीटा है, ये 45 माइनस थीटा, ठीक है ना। और ऐसे ही उस स्प्रिंग ने लगाया होगा फोर्स kx1, जहां पे ये एंगल इज 45 माइनस थीटा, ये वाले कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल और इसके अलोंग वाले जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितने हो जाएंगे, एक तो kx तो खुद ही है, बाकी 2 इंटू kx1 cos 45 माइनस थीटा, अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जोड़ लीजिए, ये kx 2 इंटू kx1, x1 इज x by √2 cos 45, टू के एक्स आ जाएगा बेटा फोर्स, ठीक है, लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और भी कुछ दिया था बच्चों इसके अलावा? 22 तक दिया था, 21-22 में कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है सर। अब आप लोग 31 छोड़ देना, 26 छोड़ देना, 23 छोड़ देना, ठीक है, सॉरी 24, 26 छोड़ के 30 तक कर लेना, 24, 26 छोड़ के 30 तक, ठीक है। प्लस मैं अभी कुछ पढ़ाऊंगा, उसके बेसिस पे 55 से 58 भी आप कर सकते,
55 से 58। ठीक है, तो ये 15 मिनट की छोटी सी चीज है पढ़ने की, और फिर हमारा काम चला वैसे चल तो हो जाए। ठीक है, शीट में से आज और होमवर्क दे दूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास। ओके, उसमें खत्म कर देंगे, अगले वीक एक क्लास और ले लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। कब से शुरू होना आपका? 17 से 12। ठीक, ये मैं डाल दूं सब? नो डाउट्स? कंफ्यूजन है बेटा कुछ? मिक्सअप तो नहीं हो गया इसके साथ? वो दोनों अलग अलग लिखा था मैंने, मतलब ये कैलकुलेशन अलग है x1 की, ये अलग है ना फोर्स की? पक्का? चलो भाई, अब मुझे क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाना है। तो ये कोई चांस नहीं, कोई तरीका नहीं कि मैं आपको फिजिकली अभी समझा पाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूं, पर बहुत ज्यादा समझ में आएगी। ये एक्चुअल में वेव में आता है। क्या होता है वेव वगैरह में? कभी मान लो दो अलग अलग सोर्सेस से, जैसे इस समय आप यहाँ बैठे तो एक ही सोर्स है, म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां पे ऐसे 10-10 लोग वायलिन नहीं बजा रहे थे कई बार, राइट? तो अलग अलग सोर्सेस से सेम फ्रिक्वेंसी की डिस्टरबेंस मिलता है आपको, वो बेसिकली एसएचएम ही होता है प्रेशर का। ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेस से मान लो हमको खूब सारे एसएचएम मिल रहे हैं सेम फ्रिक्वेंसी, तो उसको सॉल्व करना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में। ठीक है, वो प्रॉब्लम कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी दिखेगी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, एन तक चला जा सकता है। तो मैथ्स वाले बोलेंगे इसमें क्या है, लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, करते रहो सॉल्व। हम ऐसी मजदूरी नहीं करते, हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका है इसको फास्ट सॉल्व करने। पहली बात तो वी नो कि आंसर ऐसा दिखेगा, क्यों वो भी अभी समझाऊंगा। Then our problem basically reduces to finding these two things only. If you already know answer ऐसा दिखेगा, ठीक है? या तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री का सारा सामान लेके आ जाओ और करते रहो, एक दिन जरूर आंसर आएगा, विश्वास रखो। पता नहीं किस पे, राइट? या फिजिक्स का जुगाड़ सीख लो। फिजिक्स का जुगाड़ आता है फेजर से। कैसे आता है? फेजर क्या था एक बार फिर से देखते हैं। ये घूम रहा है A1 रेडियस का ओमेगा से, वेक्टर भी कह सकता हूं, एक वेक्टर जैसी चीज है जो घूम रहा है, और इसका कंपोनेंट यहां पे ले रहे थे अपन, इस कंपोनेंट को ही यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने। मान लो एक और वेक्टर घूम रहा है, A2 लेंथ का ओमेगा से, राइट? मजे की बात है चूंकि दोनों का ओमेगा सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो सकता, और इन दोनों की परछाई यहां गिर रही होगी, और हमें इन दोनों की परछाई को जोड़ना होगा। इस वाली परछाई को उस ऊपर वाली परछाई से जोड़ना होगा, यही चाहिए अपन को। इस परछाई से इसको जोड़ेंगे तो नेट परछाई मिल जाएगी, राइट? और ये इक्वेशन बेसिकली परछाइयों को जोड़ने की लिखी हुई है, राइट? इसकी बजाय क्यों ना ऐसा करो, यदि इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होना, तो इनका जो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो ओमेगा से घूम रहा है, उसकी परछाई भी तो इन परछाइयों का सम ही होगी कि नहीं होगी? उस रिजल्टेंट वेक्टर की, समझ में आया मैंने क्या बोला? इन दोनों को हम ऐसे वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं और वेक्टर की तरह जोड़ देते हैं।
और उस वेक्टर की जो परछाई यहाँ गिरेगी वो इन दोनों परछाइयों का सम होगी। भाई मैं पहले वेक्टर जोड़ लूं फिर कंपोनेंट ले लूं, या पहले कंपोनेंट ले लूं और फिर जोड़ लूं, अलग रिजल्ट आएगा क्या? सेम रिजल्ट आएगा ना। सो यदि दो है तो ए रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos डेल्टा थीटा, गलत है ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1, डेल्टा थीटा मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, और 2 से ज्यादा है तो वेक्टर को जैसे जोड़ते जाओ, मतलब कि बेसिकली क्या करो, ये लिखी है ना इक्वेशन, इसको ऐसे बनाते जाओ, ये a1 बना लिया साहब थीटा 1 एंगल पे, ये a2 बना लिया साहब थीटा 2 एंगल पे, समझे मेरी बात, ये a3 बना लिया साहब थीटा 3 एंगल पे, दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये a4 बना लिया साहब थीटा 4 एंगल पे, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ये 5 बना लिया, और जोड़ते जाओ, ये सारे वेक्टर बन गए ना, सारे वेक्टर को जोड़ के क्या इनका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाला जा सकता है, निकाल लो, पुट कर दो, आंसर आ। आई क्या थीम समझ में? नहीं आई तो बोलो। हाँ, बड़ी सिंपल सी थीम है। सीधे सीधे वेक्टर की तरह जोड़ दो, बस खत्म हो गई कहानी। बिल्कुल जोड़ ही नहीं डालना है बुद्धि। जैसे आप वर्कड आउट एग्जाम्पल 21 और 22, अब जरा खटाखट सॉल्व कर लो, समझ में आ जाए। सॉल्व कर लो भाई, पढ़ने को नहीं बोला। वेक्टर बना के करना है सॉल्व थोड़ा सा, ताकि थोड़ा समझ में आ पाए।
हो रहा है, आया समझ में? चलो हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो एक और टाइप के सवाल ले रहा हूं, पर कंफ्यूज आपके होने के बहुत चांसेस है। ये सब एक ही तरह के, एक ही डायरेक्शन कैसे चलते, ठीक है? अगला सवाल एक्चुअली इसका है ही नहीं एसएचएम का, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी का, लेकिन लोगों को पहचान में नहीं आती, वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं डरता हूँ साथ साथ पढ़ाते हुए, और वो यहीं पढ़ाया जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सच्ची मुच्ची वेक्टर था कि नकली वेक्टर था? नकली वेक्टर था, राइट। अब हम असली वेक्टर की बात करें, कंफ्यूज मत हो जाए, ठीक है? एक मिनट बेटा मैं लिख लूं। ये पोजीशन वेक्टर ऐसे वेरी करना, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन कुछ ऐसा है और वाई कोऑर्डिनेट का वेरिएशन कुछ ऐसा है। ये देखा जाए तो इलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म है, पढ़ा क्या इलिप्स? इलिप्स नहीं पढ़ा, ओके कोई नहीं, इसके मैं कुछ कुछ वर्जन आपको करके दिखा देता हूँ। बीच में किसी ने मुझे टोका था। अभी मैं बाद में बताता हूँ, ये खत्म करते हैं छोटी सी चीज, ठीक है? ये एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग। आपको इसमें पूछ ले पाथ कैसा होगा, उसका तरीका क्या होता है? पी को एलिमिनेट करना, याद आ रहा है? पी को एलिमिनेट कर दो तो पाथ आ जाता, राइट? ओके, हियर वी गो। अलग अलग केसेस लेके दिखा दो, क्योंकि आपको जनरल केस आता नहीं है इसलिए, ठीक है? तो एक केस तो ये हो सकता है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा तो डिवाइड कर दो, साइन गायब। उस केस में क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन आ गया ना, नहीं चमका? ओके, a1 is equal to a2 and theta 1 is theta 2 plus pi by 2। बताओ क्या आएगा? तो क्या बनेगा? सर्कल। a1 is equal to a2 है, करो करो आप कर लो ना, मैथ्स ही तो है। पी को एलिमिनेट करना, वो थे एक्स में सारे, ये एक्स में नहीं है, एक एक्स में है एक वाई में। वहां टी को एलिमिनेट नहीं कर रहे थे, वहां तो टी आ रहा था, वहां तो एक्स में ही करेगा तुझे। पुट करो इसमें, देखो मैथ्स बहुत आसान है।
A1 A2 पुट किया वहां पे बराबर, एक साइन बनेगा एक कॉस बनेगा, क्या आ गया, सर्कल आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, इसको लिसाजूस फिगर भी बोलते हैं। हमें उससे कोई नाम से क्या करना, जेई में कोई सिलेबस में तो लिखा नहीं है लिसाजूस फिगर, एक नाम और रट्टा मार लोगे। मुझे तो खास खुशी होती नहीं है कि बच्चों को मैं दो चार रट्टे और मरवा दूं। ठीक है, कि नाम रटा दो बच्चों को, मुझे वो फिजिक्स पढ़ाने जैसा लगता है। हाँ जी, आपको कोई डाउट था बोलिए जी। इसको अपने जो क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए बोले तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट में प्रैक्टिस करके जो है एक मैं नहीं समझा, एक बार मेरी किताब बंद हो गई, दोबारा करनी पड़ेगी। क्या करना है? 22 फाइंड क्या इसमें कौन सा पार्ट बोल रही हैं आप? द डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या चाहती हैं इसमें? जैसे इन लोग की अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल के रिजल्टेंट और निकालना होगा। हाँ, पर हम प्राइमरी क्वेश्चन तो कर ये इक्वेशन निकालो, इसमें t0 पुट कर दो। सकते हैं डेल्टा कैसे होगा? दो वेक्टर जोड़ने पे उनके बीच का एंगल कैसे निकलता है, रिजल्टेंट का नहीं आता आपको? टेन डेल्टा इज इक्वल टू, वो क्या होता था, a1 sin थीटा 1 अपॉन a1 cos थीटा 1 प्लस a2। वो फॉर्मूला पूछ रही हैं आप मुझसे मेरी बात? कहाँ लिखा है? नहीं, वो डेल्टा थीटा यार बेटा, अब तुमको दो वेक्टर जोड़ने में दोबारा पढ़ना, मैं पढ़ा देता हूँ। ये एक वेक्टर बेटा a1, ये एक वेक्टर a2, इनके बीच का एंगल है डेल्टा थीटा, और रिजल्टेंट का एंगल जो बनता है वो है डेल्टा। तुम कह रहे हो डेल्टा थीटा डेल्टा बराबर हो, तो लो भाई, ये 10 डेल्टा आता था, नहीं पता हो तो शेम ऑन ऑफ यू। ये होता और कुछ, इन दोनों के बीच का एंगल होता है ना, थीटा कहते थे वहां पे इसको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पढ़ाया वो फॉर्मूला नहीं है वेक्टर्स में पहले। और कुछ नहीं, तो जो होमवर्क दिया वो कर लेना, डिस्कशन के लिए बोल दूंगा, आपके बैच में तो सर ही कर लेंगे। अगली क्लास में जिनको रिजिड बॉडी वाला सिस्टम पढ़ना है, वो लोग आ जाइएगा, उनको पढ़ा दो। ठीक है, रिजिड बॉडी अभी नहीं पढ़ी है तो अभी रहने दीजिएगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तक पढ़ लिया है तो भी आने से फायदा नहीं, क्योंकि इसमें प्योर रोलिंग वाले भी सवाल आएंगे, वो काफी टफ। ठीक है, डन। चल, कुछ पूछना है किसी को? तो शीट जो है एसएचएम की, वो आप करना शुरू कर सकते हैं। कुछ सवाल जो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ी देर के लिए चाहे तो आ सकते हैं क्लास में। कुछ सवाल हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जैसे ओवन के पहले ये कर लेते हैं अपन अगली क्लास में डिस्कस, ठीक ही रहेगा। पहले 40, ठीक है, इसमें आपका क्या सब कुछ कवर हो जाएगा और वो चीजें नहीं आएंगी डिफिकल्ट वाली। ठीक है, और एक सवाल और इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, S1 का 7, बस। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम एसएचएम प्लस क्लास हो जाएगा इतना। तो आ जाइएगा, ये डिस्कस कर लेंगे। डन, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।
हो गया। ये बाहर नहीं अंदर खुलना होता है शायद, है? उसको लिखो कम से कम।